सिनेमा का एक दौर वो भी आया जब फिल्में और उसके संगीत का स्तर इतना गिर गया कि इसे भारतीय सिनेमा का सबसे बुरा दौर माना जाने लगा। ऐसे में इस अंधकार युग को समाप्त करके फिल्मों में फिर से मधुर संगीत की छाप छोड़ने वाले कलाकार थे कुमार सानू। एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्मों में सुना जाने वाला हर दूसरा गाना कुमार सानू की आवाज में होता था। उनकी आवाज की आंधी 90 के दशक में ऐसी चली कि कई प्रतिभा संपन्न गायक उनकी लोकप्रियता के नीचे दबकर रह गए। आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम ऐसे ही गायकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो कुमार सानू के गायकी के नीचे दब गए। 80 के दशक में बॉलीवुड में रफी और मुकेश साहब की नकल करने वाले गायकों की बहार सी आ गई, जिनमें शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, अनवर और नितिन मुकेश जैसे गायक शामिल थे। किशोर कुमार की मृत्यु के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई गायक दिख नहीं रहा था। इन गायकों में से अधिकतर प्रतिभावान तो थे लेकिन प्रशिक्षित नहीं थे और इसलिए शब्बीर कुमार और अमित कुमार जैसे गायकों पर अक्सर सुरताल से भटकने का आरोप लगता रहा। इसके अलावा 1980 के दशक के अंत में कई नई अभिनेताओं ने सिनेमा में कदम रखा। मसलन 1988 में आमिर खान और उसके अगले ही साल सलमान खान ने। 80 के दशक के गायकों की आवाज इन नए चेहरों पर फिट नहीं बैठ रही थी। यही कारण है कि जब आशिकी फिल्म में कुमार सानू की आवाज गूंजी तो सबको लगने लगा कि अब संगीत और सिनेमा दोनों ही संवर जाएगा। देखा देखी सभी फिल्मकारों ने कुमार सानू को साइन करना शुरू कर दिया। एक्शन और मारधाड़ की फिल्मों की जगह फिर से रोमांटिक फिल्मों ने ले ली और धीरे धीरे शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अनवर और नितिन मुकेश जैसे गायक फिल्मी संगीत से बाहर हो गए। इधर अनवर ने अपना कैरियर संवारने के लिए प्राइवेट एल्बम निकालने की भी कोशिश की और 10 लाख रुपए खर्च करके एक म्यूजिक एल्बम निकाला। लेकिन कुमार सानू के आने के बाद लोगों के संगीत का टेस्ट इतना बदल चुका था कि अनवर का एल्बम फ्लॉप साबित हुआ और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपना फ्लैट तक बेचना पड़ा। अनवर और मोहम्मद अजीज जैसे गायक कुछ ही सालों में पब और डिस्को में गाने के लिए मोहताज हो गए। सिर्फ मोहम्मद रफी के क्लोन ही नहीं, किशोर कुमार की तर्ज पर गाने वाले गायक भी कुमार सानू के गायकी की बराबरी नहीं कर पाए। किशोर कुमार के खुद के बेटे अमित कुमार और ऋषि कपूर की आवाज के रूप में जाने जाने वाले शैलेंद्र सिंह भी 90 के दशक तक आते आते एक दो गाने के लिए भी तरसने लगे। ये दोनों ही गायक प्रशिक्षित नहीं थे और इसलिए इन्हें कुमार सानू जैसे सधे हुए गायक से होड़ लेना मुश्किल पड़ गया। शैलेंद्र तो 90 के दशक में ऋषि कपूर की भी आवाज नहीं रह पाए और दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्म में कुमार सानू ने ऋषि कपूर के लिए जैसे बेहतरीन गीत गाए, उसके बाद तो कुमार सानू ही ऋषि कपूर की आवाज बन गए। इसी तरह अमित कुमार की भी एक गलती ने एक सुनहरा मौका उनके हाथों से लेकर कुमार सानू की झोली में डाल दिया और कुमार सानू ने इस मौके को ऐसा लपका कि अमित कुमार कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाए। दरअसल 80 के दशक के बिल्कुल अंत में डेविड धवन फिल्म आंधिया बना रहे थे, जिसका संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया था। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के तौर पर अमित कुमार को तय किया गया था, लेकिन अमित कुमार तय शेड्यूल के समय स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए और रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी। इस समय कुमार सानू फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे। उनकी आवाज से खुश होकर गजल सम्राट जगजीत सिंह ने उनसे अपनी फिल्म में गाना गवाया। जगजीत सिंह उस समय स्टूडियो में ही मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कुमार सानू को लाकर बप्पी लाहिड़ी से यह कहा कि इस नए लड़के से भी गवा कर देखिए, अगर गाना पसंद न आए तो फिर अमित कुमार से ही गवा लेंगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कुमार सानू की आवाज में गाना पास हो गया। इस गाने के बोल थे, फिर दिल ने चोट खाई, उसके बाद आशिकी आई। फिर तो कुमार सानू चमक गए और अमित कुमार मन महसूस कर रह गए कि जाने अनजाने उन्होंने ही कुमार सानू को एक मौका दिलवा दिया। 90 के दशक में बहुत से प्रतिभाशाली गायक रहे जिन्हें कुमार सानू की लोकप्रियता के कारण अपेक्षाकृत मौके नहीं मिल पाए। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ये मांग करने लगे कि उनकी फिल्म में कुमार सानू की आवाज में ही गीत रखे जाएं और संगीतकार अपनी फिल्मों को पॉपुलर करने के लिए सारे गाने कुमार सानू से ही गवाने लगे। जॉली मुखर्जी ऐसे ही एक गायक थे जिन्हें दयावान और चांदनी जैसी फिल्मों से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। चांदनी के टाइटल सॉन्ग की लोकप्रियता के बाद सबको यह लगने लगा था कि जॉली मुखर्जी के पास काम की ढेर सी लग जाएगी, लेकिन कुमार सानू के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जॉली मुखर्जी से या तो पूरे एल्बम में एक गाना गवाया जाता या फिर गाने की चंद पंक्तियाँ। कई बार यूँ भी हुआ कि फिल्म के हीरो की आवाज कुमार सानू बने और जॉली मुखर्जी सहायक अभिनेता के आवाज में केवल चंद लाइन्स ही गा पाए। 1992 में एक फिल्म बन रही थी, राजू बन गया जेंटलमैन। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित, जिनकी ये बतौर संगीत निर्देशक आरंभिक फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से एक नए अभिनेता की भी शुरुआत हो रही थी जिसका नाम था शाहरुख खान।
फिल्म में जॉली मुखर्जी की आवाज का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फिल्म के निर्माताओं को लगा कि एक नए अभिनेता और नए संगीतकार जोड़ी का संगीत अगर लोकप्रिय करना है तो एक प्रतिष्ठित गायक की आवाज लेनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जतिन ललित से कहा कि फिल्म के सारे गाने कुमार सानू से ही गवाए जाएं। इसलिए फिल्म के हीरो के हिस्से के सारे गाने कुमार सानू ने गाए और जॉली मुखर्जी की आवाज फिल्म के सहायक अभिनेता नाना पाटेकर को दे दी गई, जिन्होंने फिल्म के 2 गाने लवेरिया हुआ और राजू बन गया जंटल में महज 3-4 लाइन से ही गाए। इस तरह से जॉली मुखर्जी को नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ जैसे सीनियर अभिनेताओं की आवाज बनना पड़ा और उस समय के सभी बड़े स्टार्स मसलन तीनों खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन आदि की आवाज कुमार सानू ही बने। जॉली मुखर्जी की ही तरह विनोद राठौड़ को भी कुमार सानू के सामने अपना वर्चस्व स्थापित करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जॉली मुखर्जी की तरह विनोद राठौड़ को भी लोकप्रियता फिल्म चांदनी से ही मिली। 1990 में जिस फिल्म आशिकी से कुमार सानू संगीत के सरताज बने, उसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण में से श्रवण राठौड़ विनोद के बड़े भाई थे। 90 के दशक में नदीम श्रवण की जोड़ी की तूती बोलती थी, लेकिन बावजूद इसके इस जोड़ी ने विनोद से ज्यादा विश्वास कुमार सानू पर दिखाया। विनोद को अपने भाई की फिल्मों में ही गाने के मौके बेहद कम मिले। विनोद राठौड़ को शायद ही किसी फिल्म के सभी गीत गाने के मौके मिले। उनके कैरियर की ज्यादातर फिल्मों में उन्हें 1 या 2 गीत ही नसीब हुए। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके गाए हुए गानों को बाद में कुमार सानू की आवाज में डब करवा दिया गया। 1996 की सुपरहिट फिल्म जीत के गाने तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी को पहले विनोद राठौड़ की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और उनके वर्जन को फिल्म के एल्बम में भी स्थान मिला था, लेकिन फिल्म में ये गाना कुमार सानू की आवाज में रखा गया। इस फिल्म का संगीत भी नदीम श्रवण ने ही दिया था। आगे चलकर श्रवण राठौड़ के बेटे संजीव और दर्शन राठौड़ ने भी जब बतौर संगीतकार अपने कैरियर का आगाज किया तो उन्होंने भी विनोद राठौड़ को ना के बराबर मौके दिए। विनोद राठौड़ शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे, बावजूद इसके वो जीवन भर उस लोकप्रियता के लिए तरसते रहे जिसके वो हकदार थे। कुमार सानू की लोकप्रियता का आलम यह था कि बड़े बड़े फिल्मकारों को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। जिस फिल्म आशिकी ने कुमार सानू को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था, उस फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट लाख कोशिशों के बावजूद दूसरे गायकों को सफलता नहीं दिलवा पाए। महेश भट्ट ने अपनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं के 2 गीत कुमार सानू की जगह पर विपिन सचदेवा और बाबला मेहता से गवाए। जब श्रोताओं ने ये गाने सुने तो इस बात का जमकर विरोध होने लगा कि एल्बम के 2 गाने कुमार सानू की आवाज में नहीं थे। गुस्साए श्रोताओं ने एल्बम तक वापस लौटा दिए। उस समय टी सीरीज के कहने पर महेश भट्ट ने उन गानों को दोबारा कुमार सानू की आवाज में डब करवाया, लेकिन उन्होंने विपिन सचदेवा को कुमार सानू की तरह स्टार बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी अगली फिल्म जानम में विपिन सचदेवा से गीत गवाए, पर ये फिल्म और इसके गाने दोनों ही फ्लॉप हो गए। हारकर महेश भट्ट को वापस कुमार सानू की शरण में जाना पड़ा। विपिन सचदेवा अच्छी आवाज होते हुए भी इंडस्ट्री में अपने पांव नहीं जमा पाए और यही हाल बाबला मेहता का भी हुआ। जहां विपिन सचदेवा को भजन गाने पड़े, वहीं बाबला मेहता स्टेज शो के मोहताज हो गए। आखिरकार कुमार सानू के खुद के बेटे उनके परछाई के नीचे दब गए। अपने एक इंटरव्यू में कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू का कहना था कि उनके पिता के कारण उनको काम मिलने में परेशानी हुई, क्योंकि सभी संगीतकारों ने उन्हें ये सोचकर काम देने से मना कर दिया कि ये तो कुमार सानू का बेटा है और इसके पास पहले से ही बहुत काम होगा, इसे काम की क्या जरूरत है। और इस तरह से उनके जगह पर अन्य कलाकारों को मौका मिला। वो आगे बताते हैं कि अगर वो सफल हो भी जाए तो उनकी तुलना हमेशा अपने पिता से होती रहेगी और अपने नाम के कारण वो ये छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि कुमार सानू उनके पिता हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौर में कोई और सफल गायक नहीं हुआ। उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और सोनू निगम जैसे गायक रहे जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई, लेकिन वो भी कहीं न कहीं कुमार सानू के प्रसिद्धि के तले दबे हुए से दिखे। यहाँ यह भी एक कटु सत्य है कि जिस कुमार सानू ने 90 के दशक में एक छत्र राज किया, वो खुद 2003 के बाद उतने लोकप्रिय नहीं रह गए और उनका भी वही हाल हुआ जो कि 80 के दशक के अंत में उस दशक के लोकप्रिय गायकों के साथ हुआ था। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के उन सिंगर्स की सूची जो कुमार सानू की लोकप्रियता के आगे फीके पड़ गए और वो शोहरत हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार थे। उम्मीद है कि हमारी ये प्रस्तुति आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।